सो हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम टॉप एमसीक्यूज़ को देखेंगे जो कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, एनडीए, बैंकिंग और भी जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? An emergency under Article 352 of Indian Constitution can be declared only। जो emergency है हमारे आर्टिकल 352 के अंडर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको कब डिक्लेयर किया जाता है? ऑप्शन ए, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट। ऑप्शन बी, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। ऑप्शन सी, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। या ऑप्शन डी, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबिलियन। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबिलियन। तो इस समय पे हम नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करते हैं। नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कौन करता है? इसको प्रोक्लेम करने का काम हमारे प्रेसिडेंट के हैंड में होता है। तो कैबिनेट, जो हमारा कैबिनेट है वो एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी को प्रोक्लेम करता है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हमारे स्टेट में फेल हो जाती है तो उस समय पे हम प्रेसिडेंट रूल को इम्प्लीमेंट करते हैं। जब फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ जाती है तो उस समय पे हम फाइनेंशियल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। The provision of Indian Constitution that most clearly express the power of judicial review is? Option A, Article 14. Option B, Article 21. Option C, Article 32. Option D, Article 44। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो आर्टिकल 32 है। ठीक है, इसमें हमारा जुडिशियल रिव्यू है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 14 जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट है। इसमें हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। आर्टिकल 20 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये हमारा राइट टू लाइफ है। और आर्टिकल 44 जो है ये हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इसमें हमारा ये एक DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नाउ जो सार्क सेक्रेटरीट है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन ए, काठमांडू। ऑप्शन बी, कोलंबो। ऑप्शन सी, इस्लामाबाद। ऑप्शन डी, माली। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है काठमांडू। सार्क जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, या इंटर गवर्नमेंट एक ग्रुप है बहुत सारी कंट्रीज़ के दरमियान। तो इसमें 7 कंट्रीज़ आती हैं साउथ एशिया की। ये इसका जो सेक्रेटरीट है वो काठमांडू है। मैं आपको मैप भी दिखाता, मैं आपको कंट्रीज़ की लोकेशंस भी दिखाता, लेकिन फ़िलहाल मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस को अडॉप्ट कर रहा हूँ। उसके बाद हम डिटेल्ड क्वेश्चंस को लाएंगे थोड़े थोड़े। अभी क्वेश्चंस थोड़ा स्टार्टिंग है, तो बाद में हम अच्छे से क्वेश्चंस को अडॉप्ट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है इसको किस लिए लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए, प्रोवाइडिंग हाउसिंग लोन टू पर्सन्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। क्या हाउसिंग लोन प्रोवाइड करना है उन लोगों को जो बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं? ऑप्शन बी, प्रोमोटिंग वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनको प्रमोट करने का, इसलिए हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना को लॉन्च किया है। ऑप्शन सी, प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री, इसलिए लॉन्च किया है। या ऑप्शन डी, प्रमोटिंग लोन्स टू स्टार्टअप्स बिजनेस वेंचर्स। तो किस लिए हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना को लॉन्च किया? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री, क्योंकि हमें सबको साथ लेके चलना है। ठीक है, इसलिए हमने ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना स्कीम है इसको लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 5। Which one of the following pairs of states of India indicates the
ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट। इन स्टेट्स में से, इन पेयर्स में से कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें ईस्टर्न मोस्ट स्टेट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट आता है? इसका सही आंसर क्या हो सकता है? सॉरी, पहले ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए असम एंड राजस्थान, ऑप्शन बी मणिपुर एंड गुजरात, ऑप्शन सी नागालैंड एंड राजस्थान, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात है। ये हमारे इंडिया का मैप है और ये हमारा गुजरात है और यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, ये वेस्टर्न मोस्ट है और ये ईस्टर्न मोस्ट है। वेस्टर्न मोस्ट हमारा गुजरात है और ईस्टर्न मोस्ट हमारा अरुणाचल प्रदेश है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट को कंसिडर करो। ऑप्शन ए, अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। मनी बिल को क्या किसी भी हाउस में, जो पार्लियामेंट है उसके किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है? ऑप्शन 2, द डिटर्मिनेशन वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल इज़ मेड बाय द यूनियन कैबिनेट। क्या मनी बिल को एज अ मनी बिल यूनियन कैबिनेट डिटरमाइन करता है? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? ऑप्शन ए ओनली वन, ऑप्शन बी ओनली टू, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है नन ऑफ द अबव। जो मनी बिल है इसको हम ओनली एंड ओनली लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विद प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ना कि राज्यसभा में इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं। मनी बिल को कौन डिटरमाइन करता है एज अ मनी बिल? जो मनी बिल है इसको डिटरमाइन करने का काम हमारे लोकसभा के स्पीकर का होता है। जो स्पीकर है लोकसभा का वही डिटरमाइन करता है बिल को, हाँ ये मनी बिल है। ठीक है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है हमारे हाउस का, लोकसभा का, वही क्या काम करता है? वो डिटरमाइन करता है बिल को ये मनी बिल है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्लियरली डिफाइंड। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है वो क्या डिफाइन करता है? ऑप्शन ए, द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, द जुरिस्डिक्शन ऑफ द जनरल एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट्स, ऑप्शन सी द पावर्स ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड द वायसरॉय, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द जुरिस्डिक्शन ऑफ द जनरल एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट्स। जो बाकी है ऑप्शन ए या ऑप्शन सी, इनको हमने कुछ और एक्ट्स के तहत मतलब लाया था उस समय पे, और बाकी और कुछ एक्ट्स हैं। ठीक है, उनको हम बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, द एरिया नोन एज गोलन हाइट्स समटाइम्स अपीयर्स इन द न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इवेंट रिलेटेड टू। जो गोलन हाइट्स है ये किस कंट्री के रिलेटेड है या किस रीजन के रिलेटेड है, किस एरिया के रिलेटेड है? ऑप्शन ए मिडल ईस्ट, ऑप्शन बी सेंट्रल एशिया, ऑप्शन सी साउथ ईस्ट एशिया, ऑप्शन डी सब सहारन अफ्रीका। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है मिडल ईस्ट। ये सीरिया में लोकेटेड है। ठीक है, तो इसराइल और सीरिया के बॉर्डर के दरमियान ये गोलन हाइट्स लोकेटेड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड द नीति आयोग टू रिप्लेस। किसको रिप्लेस करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नीति आयोग को एस्टैब्लिश किया? ऑप्शन ए फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन बी प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन सी पे कमीशन, ऑप्शन डी नेशनल इकोनॉमिक एडवाइजरी बोर्ड। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है प्लानिंग कमीशन। पहले हमारे पास प्लानिंग कमीशन होता था, हर 5 साल के लिए हमारे पास प्लानिंग कमीशन थे, तो उसको रिप्लेस करके हमने क्या लाया था? नीति आयोग को लाया था। तो ज़रा कमेंट सेक्शन में ये बताना कि नीति आयोग को
किस साल लाया था, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट आप मुझे बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मस्ट बीन सिलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इन दो स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट वन क्या बोलता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन का, क्या वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है या हमने वो प्राइम मिनिस्टर को दिया है। ये जो प्राइम मिनिस्टर होता है, क्या ये मेंबर ऑफ लोकसभा के लोकसभा से ही होना चाहे, वहाँ से ही सिलेक्ट किया जाना चाहे। इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है नन ऑफ द अबव। जो एग्जीक्यूटिव पावर है ये प्राइम मिनिस्टर के हाथों में नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास 3 बड़े ऑर्गन होते हैं, एक तो लेजिस्लेचर है, दूसरा एग्जीक्यूटिव है, तीसरा जुडिशरी है। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून को बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है कानून को इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम होता है कानून को देखना, ठीक है, रिव्यू करना। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर है ये हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। जो प्राइम मिनिस्टर है ये कहीं से भी आ सकता है, ये मेंबर नहीं भी हो सकता, ये कोई और आदमी भी हो सकता है जिसको हम एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। लेकिन उसको क्या करना होता है, 6 महीने के अंदर अंदर उसको एज अ मेंबरशिप लेनी पड़ती है पार्लियामेंट के किसी भी हाउस की, ठीक है, या लोकसभा की या राज्यसभा की। विद इन 6 मंथ्स उसको इलेक्ट होकर अपनी सीट निकालनी है या अपनी मेंबरशिप लेनी है, या लोकसभा में या राज्यसभा में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड